लोग आपको बहुत गलतफहमियों में डालते हैं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लेकिन और हाँ, ये अलग बात है कि एग्जाम जैसे क्लोज आता है ना, तो पढ़ने का जो ड्यूरेशन होता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, तो सिर्फ उसमें पढ़ाई ही दिखाई देती है। तो उस समय कह सकते हैं कि 12 से 13 घंटा पढ़ाई होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग को जो डिमांड है वही पढ़ना। जैसे कि देखिए, पॉलिटी के बारे में मैं कहूँगा, पॉलिटी का लक्ष्मीकांत सर की बुक से अच्छी कोई बुक ही नहीं है मार्केट में। उसको आप प्रॉपर पूरी एक बार पढ़िए, चाहे 10 दिन लगे चाहे 15 दिन लगे, दोबारा उसको पढ़ के उसका नोट्स बना लीजिए। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सर से कोई बुक नहीं अच्छी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री के लिए मैं ये कहूंगा, हिस्ट्री का सबसे पहले आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, 6 to 12 तक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, 6 to 12 बहुत कंपलसरी एनसीईआरटी। आपका एनसीईआरटी का जो बेसिक है वो सब डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नोटबुक आया संस्थान में। आज मैं आप लोग को कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि क्या कैसे किया जाए। मैंने इससे पहले आप अपनी सक्सेस जर्नी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया था कि कैसे मेरी सक्सेस जर्नी रही है, कैसे आप लोग सक्सेस पा सकते हैं। उसी संदर्भ में मैं आप लोग को कुछ और बताना चाहूँगा, कुछ और टिप्स देना चाहूँगा। जब मैं दिल्ली आया था, मैं 2015 अक्टूबर में दिल्ली आया था। मैं अक्टूबर 2015 में दिल्ली आया था। इस पहले वीडियो में आप लोग को बताया था कि मैं कब दिल्ली आया था। मैं अक्टूबर 2015 में दिल्ली आया था। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की हैं, जिससे आप लोग को उस अनुभव से आप लोग को सीख मिलेगा कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि मैं अपनी लाइफ से जो भी सीखा हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो जनरली आपको कोई बताता नहीं है। लोग आपको बहुत गलतफहमियों में डालते हैं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लेकिन हम लोग को जो डिमांड है वही पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि हम सबसे कई क्वेश्चन मतलब स्टूडेंट के दिमाग में होता है, जनरल सा क्वेश्चन रहता है कि सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसा नोट्स होना चाहिए, कितने घंटा पढ़ना चाहिए, कब एग्जाम देना चाहिए। आज मैं आप लोग का सारा डाउट क्लियर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ऐसा वीडियो या फिर ऐसा बताने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि हमको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। कोई भी सक्सेसफुल स्टूडेंट हो या जो सक्सेसफुल है, कोई भी 17-18 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि अन्य चीज़ें भी लाइफ में होती हैं। उसका सोना, खाना पीना, नहाना धोना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी 18 घंटे 17 घंटे नहीं पढ़ सकता है। अगर यदि कोई कह रहा है कि मैं 17 घंटे 18 घंटे पढ़ा हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि और भी चीज़ें हैं, बिना नींद कंप्लीट किए आप लोग अगले दिन पढ़ाई नहीं कर सकते। मिनिमम 5 से 6 घंटे आप लोग को सोना ही पड़ेगा। हमारे पास टोटल 24 घंटे हैं।
इन 24 घंटे में 6 घंटे आप लोग को प्रॉपर सोना है। अगर आपको अगले दिन अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो 6 घंटे कम से कम सोना है आपको। इसके अलावा आपका जो डेली रूटीन है इसमें आपका 3 से 4 घंटे चला जाता है। खाना पीना, नहाना धोना, थोड़ा बहुत म्यूजिक या फिर आनंद लेना, इसमें आपका एंटरटेनमेंट में भी सब मिला जुला के 3-4 घंटे चला जाता है। तो आपका 10 घंटे तो ऐसे ही चला गया। अब आपके पास बचते हैं टोटल 14 घंटे। टोटल 14 घंटे बचते हैं। इन 14 घंटे में आप लोग कितना अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं वो मैटर करता है। क्योंकि किसी किसी स्टूडेंट का हो सकता है कि इन 14 घंटे में क्लास हो, उसका कोचिंग चल रहा हो, तो 5 से 6 घंटे तो कोचिंग में चला जाता है। 1 घंटा आने जाने में निकल जाता है। 3 से 4 घंटे की क्लासेस चलती हैं। फिर आप लोग बत्रा आए घूमे उमे या फिर इलाहाबाद में घूम रहे हो तो वहाँ भी कम से कम 5 घंटे जाता ही है। तो ये आप निकाल लीजिए, आने वाला आपके पास 6 से 8 घंटे बचता है। थोड़ा सा आप लोग को मॉर्निंग वॉक वगैरह भी करना चाहिए सुबह सुबह, क्योंकि अगर आप लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं या टेंशन है या प्रेशर है, यदि आप लोग वर्कआउट करते हैं तो आपका माइंड शांत रहेगा। तो आपके पास टोटल 6 से 8 घंटा बचता है। और सच्चाई यही है कि अगर आप लोग 6 से 8 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं, ये मैं रेगुलरिटी की बात कर रहा हूं, रेगुलर, ये 6 से 8 घंटे आप लोग अच्छे से यूटिलाइज कर लिए, अगर रेगुलर आप पढ़ते हो 6 से 8 घंटे, तो निश्चित मैं बता रहा हूँ आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। इन 6 से 8 घंटे में आप लोग कैसे अपने समय को यूटिलाइज करते हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसमें आपको स्टैटिक्स भी पढ़ना है, करंट भी पढ़ना है, अपना टेस्ट पेपर भी लगाना है, आंसर राइटिंग भी करना है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी हो जो भी सक्सेस पाया है वो ये 6 से 8 घंटे ही पर डे पढ़ा है। मेरी जो रणनीति थी मैं आपको बता देता हूँ, मैं यही टाइम पढ़ता था 6 से 8 घंटे। मेरा जो पढ़ने का टाइम था, मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाता था, 5 से 6 बजे मैं डेली उठ जाता था। उठने के बाद डेली रूटीन अपना फ्रेश व्रेश होके मैं 7 बजे से पढ़ने बैठ जाता था मॉर्निंग में। 7 से 12 में कंटिन्यू पढ़ता था। ये 7 से 12 में कंटिन्यू पढ़ता था 5 घंटे में। और सुबह का जो टाइमिंग होता है पढ़ने का, मेरे हिसाब से बेस्ट टाइमिंग होता है। क्योंकि नाइट में क्या होता है कि 12 बजे के बाद आप कितना भी पढ़ लीजिए वो बाउंस ही करता है, समझ में नहीं आता है चीज़ें, रात में चाहे जो पढ़िए। 12 बजे के बाद जो हमारा बायोलॉजिकल साइकिल है, अगर हम उसके खिलाफ जाके कुछ करेंगे तो हमें कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर वो टाइम खराब ही होता है एक प्रकार से। तो ये जो मॉर्निंग का टाइम होता है 7 से 12 वाला, वो बहुत अच्छा टाइम होता है। जिसका क्लास कंप्लीट हो गया उसके लिए बेस्ट है। तो ये 5 घंटा आपके पास प्रॉपर इतना अच्छा टाइम होता है कि आप इसी बीच थोड़ा बहुत अपना नाश्ता वास्ता भी कर लिए, फिर 12 बजे बाद अपना खाना पीना बनाइए, खाइए पिए, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करिए। रेस्ट करने के बाद आप 2 घंटा 4 से 6 के बीच भी पढ़ सकते हैं। इसमें हो सकता है आप अपना टेस्ट पेपर वगैरह लगा लीजिए। मतलब सुबह का जो पढ़ाई होगा उसको थोड़ा टफ रखिए, मतलब जैसे कि स्टैटिक्स पोर्शन जो है वो सब पढ़िए फ्रेश माइंड से, जिसमें आपका माइंड ज़्यादा यूज होगा, वो सब पढ़िए। और 4 से 6 में आप लोग टेस्ट पेपर वगैरह अपना लगा सकते हैं। तो 2 घंटा यहाँ से और 5 घंटा यहाँ से। उसके बाद अपना मार्केट वगैरह घूमिए, क्योंकि खाना वाना भी बनाना होता है। तो 6 बजे के बाद आप लोग आराम से 8 या 9 बजे तक अपना जो भी करना हो करिए। उसके बाद 9 से 11 के बीच में, जनरली सब स्टूडेंट 11 बजे तक सोते हैं, तो 9 से 11 ये 2 घंटा यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये 2 घंटा आप लोग चाहिए तो जो भी पढ़िए, करंट पढ़िए चाहे जो पढ़िए। मेरा जो करंट पढ़ने का टाइम होता था मैं यही 9 से 11 पढ़ता था। यूट्यूब से अपना वीडियो वगैरह मैं बना लेता था, वहीं से मैं अपना करंट बना लेता था। तो मैं ये नहीं कहूँगा करंट सबसे पहले उठिए सुबह सुबह करंट पढ़िए। बहुत लोग का दिमाग में होता है कि मुझे सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर में बहुत टाइम वेस्ट होता है। नोट्स अगर उससे बनाने बैठ गए तो 3-4 घंटा वो एकदम पूरा खा जाता है आपका। तो सुबह उठिए, स्टैटिक्स पोर्शन पढ़िए, और शाम में जो 4 से 6 मैं बता रहा हूँ या फिर 9 से 11, वहाँ आप अपना प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। उसके बाद बिंदास बुक बंद करके चुपचाप सोइए। और एक बात और है, एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। मेरा जो होता था मैं आपको बता दूं, मैं इस टाइम में अपना फ़ोन बंद कर देता था। 7 से 12 वाले में स्विच ऑफ, मोबाइल स्विच ऑफ कर देता था। मैं बता के रखा था घर में भी कि इस बीच मेरा मोबाइल बंद रहता है, मैं किसी से बात नहीं करता।
तो 7 से 12 के बीच मेरा फ़ोन बंद होता था, मैं 12 बजे के बाद ही फ़ोन ऑन करता था, इस बीच में प्रॉपर पढ़ता था, मोबाइल से दूर रहता था। और बाकी टाइम पे आप लोग अपना मोबाइल ऑन रख सकते हैं, लेकिन ये जो टाइम है ये बहुत परफेक्ट टाइम है, इसमें आप लोग प्रॉपर पढ़िए। और साथ ही साथ मेरी ये सबसे अच्छी आदत रही है कि मैं एक मूवी ज़रूर देखता था। पढ़ने वढ़ने के बाद मैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए मूवी देखता था। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, मूवियाँ मुझे बहुत पसंद है, मैं हर तरह की मूवी देखता था, हॉरर मूवी, कॉमेडी मूवी, साउथ की, हॉलीवुड की, इवन भोजपुरी मूवी भी मैं देखा करता था। तो मुझे हर टाइप की मूवी अच्छी लगती हैं, मैं देखता था, जो मुझे अच्छा लगता था मैं देखता था एंटरटेनमेंट के लिए। उससे क्या होता है, माइंड रिफ्रेश होता है आपका। तो ये जो सबके दिमाग में चलता है कि 24 घंटा तो सबके पास है, कोई 18 घंटे पढ़ा है, 20 घंटे पढ़ा, नहीं, यही टाइम लगभग सब लोग पढ़ते हैं। यही जो 5 घंटा ये हो गया, 5 2 7 7 2 9 घंटा हो गया। 9 घंटा इजिली आपसे 8 से 9 घंटा आप इजिली पढ़ सकते हैं। तो ये आप लोग का जो टाइम का लेके प्रॉब्लम होता है ना, कितना घंटा सक्सेसफुल लड़का पढ़ता है, ये यही है। और हाँ, ये अलग बात है कि एग्जाम जैसे क्लोज आता है ना, तो पढ़ने का जो ड्यूरेशन होता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, तो सिर्फ उसमें पढ़ाई ही दिखाई देती है। तो उस समय कह सकते हैं कि 12 से 13 घंटा पढ़ाई होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेकिन जनरली आप डेली देखेंगे तो ये पढ़ाई यही होती है। बीच में आप लोग चीट भी कर सकते हैं, मतलब कि कभी कभी पढ़ाई ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि अब कहीं कहीं घूमने जाने का मन हुआ संडे वनडे को, तो चले जाइए घूमने, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आइए तो थोड़ा उसको कवर करिए, पढ़िए जरूर, 2 3 घंटा पढ़िए पढ़िए। तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रूम पे पड़े पड़े इंसान बोर हो जाता है। ठीक है, इसलिए जीवन में एंटरटेनमेंट पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। कमरे में पैक होकर रहना, मैं नहीं कहूँगा कि हमेशा पैक ही रहिए, पढ़िए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी करिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, सब करिए। ठीक है, और तभी देखिए सक्सेसफुल मिलेगी। ये मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग 12 महीना एकदम पूरा रूम में बंद रहिए, उससे क्या होगा, एक ही दीवार देख देख के आप बोर हो जाएंगे, फिर पढ़ने की इच्छा नहीं करेगी। इंटरटेनमेंट और रिफ्रेश होने से क्या होता है, दुगनी एनर्जी आती है आपके अंदर, फिर आप दुगने तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो एक प्रॉब्लम आप लोग का ये साल होगा कि पढ़ाई कितने घंटे की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया पढ़ने का। दूसरा क्वेश्चन सबके माइंड में आता है कि कहाँ से पढ़ा जाए, कौन से नोट्स बनाया जाए, कौन से नोट्स से पढ़ा जाए, कौन सा बुक पढ़ा जाए। तो पहले ये जान लीजिए, ये जान लीजिए कि जो बुक्स वगैरह है, ये बहुत सारा कॉमन सा क्वेश्चन है, किस बुक से पढ़ा जाए। तो मैं तो यही कहूँगा, बुक्स जो होता है ना, वो सबको हमेशा एक अच्छी बुक रखना चाहिए, और बेस जो है वो एक ही बुक को बनाइए। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप एक सब्जेक्ट की 4 बुक पढ़िए, हमेशा एक बुक फॉलो करिए। ठीक है, बुक्स के बारे में देखिए, हर सब्जेक्ट का एक प्रॉपर बुक अपने पास रखिए, उसी से पढ़िए। जैसे कि देखिए, पॉलिटी के बारे में मैं कहूँगा, पॉलिटी का लक्ष्मीकांत सर की बुक्स अच्छी कोई बुक ही नहीं है मार्केट में। उसको आप प्रॉपर पूरी एक बार पढ़िए, चाहे 10 दिन लगे चाहे 15 दिन लगे, दोबारा उसको पढ़ के उसका नोट्स बना लीजिए। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सर से कोई बुक नहीं अच्छी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री के लिए मैं ये कहूंगा, हिस्ट्री का सबसे पहले आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, 6 to 12 तक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, 6 to 12 बहुत कंपलसरी एनसीईआरटी। आपका एनसीईआरटी का जो बेसिक है वो सब डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम लोग स्पेक्ट्रम एक अच्छी बुक है, उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम को फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है और बहुत इजी वे में लिखी गई है, आराम से उसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग जिस कोचिंग से भी पढ़े हैं, चाहे हमारी कोचिंग हो, नोटबुक है, चाहे जहाँ से भी पढ़े हैं, उसका नोट्स जरूर फॉलो करिए। मिडिवल हिस्ट्री की एनसीईआरटी से ही कवर हो जाती है, उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी बुक रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर देखिए मेंस वगैरह में
मॉडर्न हिस्ट्री का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा रखा गया है, तो मॉडर्न की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर के लिए देखिए, एंशियंट का लीजिए, एंशियंट में सबसे ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर से पूछा जाता है। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी स्पेक्ट्रम आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं, अच्छी बुक है। साथ ही साथ एनसीईआरटी भी है आर्ट एंड कल्चर की, वो पढ़ सकते हैं। और कोचिंग का एक नोट्स देख सकते हैं अपना। मैंने आर्ट एंड कल्चर में सिर्फ कोचिंग का नोट्स ही फॉलो किया था। बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं, वो आराम से हो जाते हैं। प्री में आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं, वो ज़्यादातर आपका करंट रहता है, वो न्यूज़पेपर से कवर हो जाएगा, तो उसका नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी में सबसे पहले 6 to 12 तक बेसिक जो होता है एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। 6 to 12 तक, अगर जो जिसका ऑप्शनल नहीं है उसके लिए परफेक्ट है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए 6 to 12 तक। इससे आपका ज़्यादातर जो होता है ज्योग्राफी वो कवर हो जाएगा। बहुत ही शानदार बुक है एनसीईआरटी की। इसके अलावा जो उसका ऑप्शनल है उसके लिए फिजिकल ज्योग्राफी के लिए हिंदी मीडियम के लिए सविन सविन सर की बुक अच्छी है। सविन सर की बुक बहुत अच्छी है, सविन सर की। और अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है तो जीसी लियोन की बुक पढ़ सकता है। जीसी लियोन की बुक आती है, वो पढ़ सकता है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी आप सविन सर की बुक को फॉलो कर सकते हैं। सविन सर की बुक को फॉलो कर सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। साथ ही साथ आप लोग हमारे कोचिंग का जो नोट्स वगैरह है, जो कोचिंग का वीडियो है, वो फॉलो कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी का जो है वो यही है, एनसीईआरटी पढ़िए, एक एक बुक पढ़िए। सिर्फ मैं यही कहूँगा, सिर्फ एक बुक पढ़िए और अपना प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। ज़्यादा बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही बुक को पढ़िए, बार बार पढ़िए। अब हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स की तरफ चलते हैं। तो इकोनॉमिक्स की में मैंने तो प्रॉपर नोट्स पढ़ा था और साथ ही साथ करंट को कवर करता था। तो कोचिंग का जो नोट्स होता है प्लस करंट अफेयर्स, ये आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जो हमारे कोचिंग का नोट्स होगा, जो वीडियोस होगा, वो पढ़िए। और प्लस जो है करंट अफेयर, जो डेली करंट की, और इकोनॉमिक्स में ज़्यादा मोस्टली करंट पूछता है, तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर से आराम से इसको कवर कर सकते हैं। या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और कुछ पढ़ना है तो बिजनेस स्टैंडर्ड आता है, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सब हो जाता है करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए इन्वायरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में देखिए, इन्वायरमेंट में क्लास 7th की एक बुक आती है, उसमें भी कुछ दिया हुआ है ज्योग्राफी का। और 12th क्लास का बायो है, 12th क्लास की बायो की बुक है, वो पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ चैप्टर दिए हुए हैं। और 7th क्लास का जो
7th क्लास का ज्योग्राफी का बुक, एनसीईआरटी। ये पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो है हमारा वीडियो फॉलो करिए। और हिंदी मीडियम के लिए अगर कुछ पढ़ना चाहेंगे इन्वायरमेंट के लिए, तो इंग्लिश मीडियम के लिए देखिए एक शंकर आईएएस की बुक है, शंकर आईएएस की बुक है जो इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ना चाहते हैं। और हिंदी मीडियम की देखिए दृष्टि की एक बुक बहुत अच्छी है। मैं दृष्टि का और कोई अभी मैटर आपको नहीं बताया, लेकिन दृष्टि की इन्वायरमेंट की बुक बहुत अच्छी है, वो पढ़ सकते हैं। दृष्टि की इन्वायरमेंट, सिर्फ इन्वायरमेंट पढ़िएगा, वो ठीक है। और मुझे और कुछ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बस बाकी एनसीईआरटी बताया, बाकी हमारा जो वीडियोस होगा वो फॉलो करिएगा, ठीक है। बुक्स हमेशा एक ही रखिए, ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि जो बुक्स वगैरह होता है, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ एक बुक फॉलो करिए। आप लोग 4 बुक 5 बुक ला के रूम पे रखते हैं, वो मत पढ़िए, क्योंकि जितने लोगों से मिलेंगे वो उतने तरह की बुक बताएंगे, वो पढ़ लो वो पढ़ लो। रूम में उसको लाइब्रेरी नहीं बनाना है, अपने पास कम से कम बुक रखिए, नोट्स रखिए, उसको फॉलो करिए, पढ़िए, जरूर सफलता मिलेगी। और करंट से हमेशा अपडेट रहिए, अपने स्टैटिक्स पोर्शन को करंट से अपडेट करते रहिए। क्या चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी कुछ हुआ है उसको करंट से अपडेट करते रहिए, इसी से मार्क्स बूस्ट होंगे। तो ये एक डाउट आप लोग का क्लियर हो गया कि बुक्स क्या पढ़नी चाहिए। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि एग्जाम कब देना चाहिए, ठीक है, एग्जाम कब देना चाहिए। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो एग्जाम कब देना चाहिए। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि कभी भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी जो सफल है उसके नोट्स फॉलो नहीं करने हैं, ठीक है। क्योंकि नोट्स जो पर्सनल नोट्स होता है वो कोई भी लड़का सिर्फ अपने लिए बनाता है, वो आप नहीं समझ पाएंगे वो किस पर्पज से बनाया है, उसमें की पॉइंट वगैरह क्या लिखा आप नहीं पकड़ पाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो अपना नोट्स खुद बनाइए। अपना नोट बनाने से फ़ायदा ये होता है कि हम पढ़ते हैं, उसको लिखते हैं, तो हमारे अंदर वो ग्रैप्स होता है, हमको पता चलता है हम क्या पढ़ रहे हैं क्या लिख रहे हैं, तो बहुत जल्दी रिवीजन होता है। तो हर सब्जेक्ट का एक सिनॉप्सिस जरूर बना लीजिए, एक पीटी के लिए बना लीजिए, एक मेंस के लिए बना लीजिए, वो लास्ट में आपको प्रॉफिट करेगा। तो एग्ज़ाम हमको कब देना चाहिए, देखिए समाज में आपको, इस फील्ड में आप लोगों को बहुत लोग मिलेंगे, बोलेंगे एग्ज़ाम देते रहो, एक्सपीरियंस लो। एग्ज़ाम दोगे तभी तो पता चलेगा कि क्या तुम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुम कितने पानी में हो, एग्ज़ाम देने से पता चलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी के बहकावे में मत आइए कि एग्ज़ाम कब देना चाहिए। जैसे मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ था और मैंने 2 अटेम्प्ट अपने यूपीएससी के ख़राब कर लिए, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। 2015 और 2017 में मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं प्रिपेयर नहीं था पूरी तरीके से। तो कभी भी जल्दीबाजी में एग्ज़ाम नहीं देना है। एग्ज़ाम आपको कब देना है, जब आप फुल प्रिपेयर हो जाइए तब एग्ज़ाम देना है, उससे पहले एग्ज़ाम नहीं देना है। एग्ज़ाम नहीं देंगे, एग्ज़ाम अगर उससे पहले दे देंगे तो क्या होगा, फिर आप फेल करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, घर वाले भी आपको सुनाएंगे। तो जब तक आप पूरी तरीके से तैयार मत हो जाइए तब तक एग्ज़ाम मत दिए, चाहे वो आपको 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे। जब पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाए, प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, ऑप्शनल वगैरह कंप्लीट हो जाए, अच्छे से तैयार हो जाइए, नोट्स वगैरह प्रॉपर कंप्लीट हो जाए, तब आप एग्जाम दिए तो आपको अनुभव अच्छा मिलेगा। यदि आप 2-4 क्वेश्चन या 2-4 नंबर से रुकते भी हैं तभी आपको फीलिंग अच्छी आएगी कि ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, अगली बार मैं मजबूती से आऊँगा तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरा सिलेक्शन होगा। तो ये इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो एग्ज़ाम कब देना चाहिए, ठीक है, एग्ज़ाम तभी देना चाहिए जब हम फुल प्रिपेयर हो जाएं तब, उससे पहले नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये इन बातों का ध्यान रखिएगा, मैंने ये सब गलतियां की हैं तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। कुछ बातें मैं आप लोग को और बताना चाहूँगा, टिप्स देना चाहूँगा कि जीवन में और सारी गलतियाँ होती हैं, जैसे किसी का पर्सनल प्रॉब्लम है, किसी का कुछ है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम है, किसी के घर से पैसे नहीं आ पा रहे हैं, या कोई बहुत गरीब परिवार से है या लोअर मिडिल फैमिली से है, नहीं हो पा रहा है या पैसे अरेंज नहीं पा रहे। ये मैं एक बच्चों के माँ बाप के लिए भी एक संदेश है कि जीवन में चाहे जैसी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है,
अगर आगे बढ़ना चाहता है, अगर उसके अंदर जज्बा है तो उसको ज़रूर आगे बढ़ाइए, भले ही उसके लिए आपको अपना ज़मीन बेचना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन उसको आगे बढ़ाइए। और ये मैं बच्चे से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग लॉयल्टी से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। अगर आपके माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं तो पूरी उनको मतलब कि ये नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ से पैसे भेज रहा हूँ, मेरा बच्चा करके नहीं दिखा रहा है। आपके अंदर और अंदर से जज्बा आना चाहिए कि मेरे माता पिता मेरे लिए खड़े हैं, तो मुझे करके दिखाना है। जैसे मैं भी बहुत बहुत अमीर फैमिली से नहीं था, मैं भी लोअर मिडिल फैमिली से था, और मेरे माँ बाप ने भी मेरे लिए खेत बेचा था पढ़ने के लिए, तो मैंने वो करके दिखाया, मैंने सिलेक्शन लेके दिखाया। मेरे अंदर वो जज्बा था बराबर। मेरी लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियां, मैं पहले वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ मेरे साथ क्या क्या घटना हुई थी, एक्सीडेंट वगैरह हुआ, मैं बहुत, मेरी पढ़ाई ब्रेक हो जाई थी, लेकिन अंदर से एक जज्बा था कि मुझे कुछ बनना है, क्योंकि मेरे पीछे इन्वेस्टमेंट हो चुका था, मैं पीछे नहीं हट सकता था। वैसे ही आप लोग के पीछे भी माँ बाप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप लोग पीछे हटेंगे तो उनका दिल टूट जाएगा, और दुनिया में माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो उनके लिए करिए। अभी तक जब सपना आप था, जब लेकिन माँ बाप आपके साथ जुड़ते हैं ना, तो सपना उनका हो जाता है, सपना आपने पालना सिखाया है। इसलिए मेहनत करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, जितना हो सके उतना मेहनत करिए, प्रॉपर अपना फोकस रखिए, अन्य चीज़ों पे मत ध्यान दीजिए कि भटकाव बहुत आते हैं जीवन में, अगर भटकेंगे तो समस्या खड़ी होगी, अपने मार्ग से हट जाएंगे। मेरी जो खासियत ये रही है कि मैं कभी भी अपनी पढ़ाई से दूर नहीं हुआ। मेरे जीवन में चाहे जितने भटकाव आए हैं, ठीक है, हर फेज से मैं भी गुजरा हूँ, लेकिन कभी भी मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। चाहे जितना दुख दर्द पीड़ा मुझे रहा हो, लेकिन मैंने अपना पढ़ाई नहीं छोड़ा। उसी का परिणाम यह है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगा आप लोग से, और मैं ये, मेरी सबसे बड़ी यही राय है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने सपने को पीछे मत छोड़िएगा। आपके सपनों से बढ़ के कोई नहीं है, चाहे वो कोई लड़की हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। वो आएंगी जाएंगी, बहुत लोग ऐसे भटकाव आएंगे, लेकिन अपना सपना अगर अपने अपने अंदर जिंदा रखेंगे तो बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी आप लोग को, सोच भी नहीं सकते हैं। आप अर्थ से फर्श पे एक रात में ऊपर हो जाएंगे, आपको दुनिया ऐसे सलाम करेगी जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। रातों रात आप इतने बड़े स्टार बन जाएंगे जिसको आप भी नहीं सोचेंगे कि मेरी ख्याति इतनी बड़ी हो सकती है। उस दिन का इंतजार करिए जब दुनिया आपको सलाम करेगी। मैं तो यही कहूंगा, जब आप फर्श से अर्थ पे पहुंचेंगे तो सारी दुनिया झुक के आपको सलाम करेगी, और वही लोग आपकी तारीफ करेंगे जो आपके पीछे बुराई करते हैं कि ये क्या करेगा, माँ बाप का पैसा उड़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वही लोग सबसे पहले माला लेके आगे रहेंगे कि अरे मुझे तो पता था ये करके दिखाएगा। मेरे साथ भी ये सब हो चुका है। मेरे माँ बाप को बहुत कहा जाता था कि दिल्ली जाके पैसा उड़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाते हैं लोग, लोगों के बाल झड़ जाते हैं, नहीं कर पाएगा, आप बुला लीजिए वापस। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये कल को कुछ बन गया तो वो मतलब आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, इसीलिए वो टांग खींचने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने अनुभव से बता रहा हूं, मेहनत करिए और रातों रात आप लोग स्टार बनने वाले हैं, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। अगर कोई ईमानदारी से मेहनत किया है तो जरूर सफल होगा, इतना याद रखिए। और कहानी बदलते समय नहीं लगती है, एक रात में कहानी बदलती। जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा ना, आप एकदम बॉटम से टॉप पे पहुंचेंगे और रातों रात मशहूर हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है, इसको आप अपने दिल में हमेशा रखिएगा। तो मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, नोटबुक फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा जिससे आपके अंदर जज्बा हमेशा जगता रहे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। हमेशा मेहनत करते रहिए और ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।